आई एम सौमिरन दत्तो एंड आप सबको वेलकम कर रहे हैं मेरा क्लास में। एक्चुअली आज का क्लास का मैटर होगा फिनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग। प्रीवियसली भी हमने प्रीवियस वीडियोस भी मैंने अपलोड किया इस चैप्टर के ऊपर, जहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स होता है, जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट को मेजर करता है कि विच प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेबल टू द इन्वेस्टर्स एंड विच इज़ नॉट। सो देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स, जिसमें से हम लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस किए थे, पे बैक पीरियड डिस्कस किए थे। आज हम लोग पे बैक पीरियड तो डिस्कस करेंगे। जिस पे बैक के बारे में हम बात किए थे लास्ट क्लास में, या अभी हम बात करेंगे या सम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड। और ये ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड के बाद हम लोग जो पे बैक पीरियड करेंगे, जिसको हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोलेंगे, वो हम तब बताएंगे जब आप लोगों को हम डिस्काउंटेड पे बैक के बारे में एक सम दिखाएंगे, करके एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो दिस आर द टूल्स। उसके साथ साथ हम लोग और भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टूल्स देखेंगे, आज टेक्निक्स देखेंगे, जिसके थ्रू हम लोग एक पे मेजर एक प्रोजेक्ट को वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल टू अस और नॉट, ये देखेंगे। मतलब कौन सा प्रोजेक्ट को लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है, ये सब कुछ इसी टूल से हम लोग डिटरमाइन करते रहेंगे। जैसे हम लोग ARR में किए थे, जैसे हम लोग पे बैक पीरियड में देखे थे, वैसे ही पे बैक पीरियड के बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज़ दैट। जितना जल्दी हम लोग कैपिटल को रिकवर कर सकते हैं, द अमाउंट विच इज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, कितना जल्दी हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। उसमें भी बहुत सारा टाइप्स होता है। एक ट्रेडिशनल पे बैक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, आज भी हम उसी से शुरू करेंगे। उसके बाद आई मूव ऑन टू डिस्काउंटेड पे बैक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। पहले हम ट्रेडिशनल पे बैक के ऊपर एक सम दिखा के चीज़ को एक बार दिमाग में दौड़ाए, तो सो दैट आप लोग को याद आ जाएगा कि लास्ट क्लास में तक हम लोग क्या किए थे। उसके बाद हम डिस्काउंटेड पे बैक भी जाएंगे। बट बिफोर दैट हम एक चीज़ बता दें कि ये चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले चलते एक बार देखने के लिए कि कैसे कैसे क्या होता है। वेल राइट डाउन, मेरा स्क्रीन में आप लोग एक सम देख रहे हो, सामने जो स्क्रीन है उसमें आप लोग एक सम देख रहे हो, सम नंबर 12, जिसमें यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द पे बैक पीरियड। इसमें ट्रेडिशनल पे बैक के बारे में बोला है और डिस्काउंटेड पे बैक जो मैंने अभी बताया था, एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट, वो तो बात का बात है। और ट्रेडिशनल पे बैक के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। देखिए सब में दिया हुआ है लगातार इनिशियल आउटले दिया हुआ, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ 5 years, एंड ऑफ द दिस इज सम नंबर 12 फ्रॉम द माई मटेरियल। आप लोग के पास अगर मटेरियल होगा तो साइड में खोल के रख सकते हो। और एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग ये सम एज यूजुअल मैंने ये सम सॉल्व करके रखा आप लोगों के लिए, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन ए मच बेटर फैशन में हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लगातार लिखते गया, ईयर 1 2 3 4 5 years प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज बीन गिवन इन दिस सम। और हम लोग को मालूम है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बट पे बैक पीरियड के लिए व्हाट वी नीड इज कैश इनफ्लोज, मतलब कितना कैश प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम लोग नॉन कैश कोई आइटम होगा, अगर उसको ऐड कर देंगे, जैसे एक ही एलिमेंट बार बार आएगा इस चैप्टर में, दैट इज डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एलिमेंट विच इज नॉन कैश एलिमेंट विच इज बिन रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट, which has been recorded as an expense in the profit and loss account, but it does not lead to any outflow of cash। तो जिसके कारण हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इसको ऐड कर दिया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टू गेट द कैश इनफ्लोज। तो ऐसे लगातार मैंने कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते गया 5 साल का। उसके बाद मैंने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज रिकॉर्ड करते गया, और मैंने देखा कि हम लोग को चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। ये समय दिया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000, मतलब 80,000 कब तक रिकवर हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि 2 और 3 साल के बीच कहीं ना कहीं रिकवर हो रहा है। तो 2 years तो पक्का है, प्लस देखिए 52,000 हुआ 22 years तक, हमको चाहिए और 28,000 टू मेक इट 80,000, मतलब और अगर 28,000 रिकवर कर लेंगे तो हमारा 80,000 का रिकवर हो जाएगा। तो देखिए 3rd year में 40,000 रिकवर हुआ, जबकि हमको चाहिए 28,000, तो 40,000 अगर पूरा साल में हुआ तो 28,000 कितना पीरियड में होगा, 2.7 years में मेरा ये 80,000 रिकवर हो चुका है, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर इनिशियली एक इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया था। इसके बाद हम लोग जो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए डिस्काउंटेड पे बैक, उसके लिए मेरे को कुछ आप लोग को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए थोड़ा चलते हैं आप लोगों को। तो हम लोग अभी ट्रेडिशनल पे बैक देखें, उसके बाद हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक के बारे में कंसिडर करेंगे। एक्चुअली ये जो हम लोग ट्रेडिशनल पे बैक करते हैं, एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी दिन पे जिस दिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब दिस आर द प्रोजेक्शंस, दिस आर द प्रोजेक्टेड कैलकुलेशंस एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अभी तक ये बिजनेस चालू नहीं हुआ या चालू होने वाला है, राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग
या हम एक प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि क्या हमारा ये पैसा इस प्रोजेक्ट में डालना उचित होगा कि नहीं होगा। उस मामले में हम ARR देखा, पे बैक पीरियड देखा। तो वैसे ही हम ये क्या कर रहे हैं कि आगे का 5 साल का क्या क्या मेरा कैश इनफ्लोज होगा वो हमने आज के डेट में बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज़ ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम यू कैन से। बिकॉज आज बैठ के हम जो चीज़ मेजर कर रहे हैं कि सिटिंग इन टुडेज डेट, इफ़ आई एम कैलकुलेटिंग कि 5 साल बाद मेरे को 20,000 कैश इनफ्लोज मिलेगा, क्या वो आज के वैल्यूज़ में 20,000 है? No, never, because there is a discount factor, there is an interest factor, there is a depreciation of money factor which is to be considered। because हम लोग को मालूम है आज हमारे पास अगर 1 लाख रुपीज़ है, आज उस चीज़ से हम जो चीज़ खरीद सकते हैं, आज से 1 साल बाद वही सब चीज़ खरीदने के लिए आई हैव टू हैव मोर देन 1 लाख रुपीज़। दैट मीन्स विद इन दिस 1 ईयर देयर विल बी अ डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, यू कैन से डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, जिसके कारण यही होता है कि प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ऑलवेज हैव टू बी कंसीडर्ड। बिकॉज ये जो प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे हैं ये रियलिस्टिक होना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड डज नॉट हाईलाइट्स ऑन द रियलिस्टिक प्रोसेस। तो रियलिस्टिक प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कुछ फैक्टर लेना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर, इन्फ्लेशन फैक्टर को लेना पड़ेगा। हम लोग ये इन्फ्लेशन फैक्टर एज्यूम करेंगे या सब में दिया हो रहेगा, मे बी इट्स 12%, मे बी इट्स 10%, अकॉर्डिंगली इट विल बी गिवन एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट इन्फ्लेशन रेट। और उस इन्फ्लेशन रेट के अनुसार हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि 5 साल बाद जो कैश मेरे को मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। क्योंकि आज बैठ के हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, आई हैव टू नो इन टुडेज डेट कि अगर हम आज के दिन का 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज के दिन के हिसाब से मेरे पास कितना रुपया आ रहा है और कितना रुपया आने से आई विल बी सेटिस्फाइड। तो फिर आज क्या वैल्यू, आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस हर वैल्यूज को, मतलब अगर 2 साल बाद मेरे को जो पैसा मिलने वाला है उसको 2 साल के हिसाब से मेरे को आज के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे करके कुछ डिस्काउंट फैक्टर सब में दिया हो रहेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर मतलब कैश इनफ्लो। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, जो हम लोग ट्रेडिशनल में नहीं किया था। तो चले एक बार चलते सॉल्यूशन दिखाने के लिए। जो मैंने अभी बताया था, जो अभी हम लोग किया ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर जो सम हमने किया था उसको इट इज पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक में डिस्काउंटेड फैक्टर लगा के किया। देखिए एज यूजुअल ईयर को मैंने लिखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा, डेप्रिसिएशन लिखा और कैश इनफ्लो। देखिए यहाँ तक इट्स ऑल द सेम, यहाँ तक इट्स ऑल द सेम, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, यहाँ तक इट्स ऑल द सेम। बट इसके बाद मैंने क्या किया, देखो डिस्काउंट फैक्टर 0.83 ये दिया हो रहेगा सब में। ये अगर ये दिया हो रहता है, नहीं दिया हो रहने से एक फॉर्मूला होता है, हम बता देंगे क्या है। बट इधर देखो 20% के हिसाब से रेट दिया हुआ है, 20% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से पकड़ के हम लोग ये डिवैल्यूएशन किया। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है कि अगर सोचिए 1 रुपया मेरे को 1 साल बाद मिलता है, प्रॉपरली इसका समझ लीजिए मीनिंग कि अगर हम आज बैठ के ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर आई एम गोइंग टू गेट 1 रुपी, उसका आज का वैल्यू होगा 83 पैसा। देखिए यही दिया हुआ है। अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल बाद मेरे को 1 रुपया मिलेगा, तो उस 2 साल बाद का 1 रुपया का आज का वैल्यू है 0.69 पैसा। तो ऐसे करते करते जितना आगे बढ़ते गया उतना डिवैल्यूएशन होते गया। मतलब 5 साल बाद अगर मेरे को 1 रुपया मिलेगा उसका आज का वैल्यू होता है 40 पैसा। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, या इधर हम लोग ये लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये भी लिख सकते हैं। मैंने ऊपर लिख के देखिए क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। मैंने क्या किया, इस कैश इनफ्लोज के साथ मैंने इस डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते गया और आई गेट द डिफरेंस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स। ये मैंने हमको रिजल्ट्स मिलते गया, इधर ये सब रिजल्ट्स हमको मिलते गया बाय मल्टीप्लाइंग द डिस्काउंट फैक्टर। उसके बाद इस कॉलम का मैंने क्यूमुलेटिव किया। देखिए इस कॉलम का क्यूमुलेट करने के बाद मेरा ये सब आते गया, ये सब इन्फॉर्मेशन आते गया और हम ये देख रहे हैं कि मेरे 80,000 क्लियर होने में कम से कम 5 साल लग गया, मतलब 4 साल प्लस कुछ महीना लग गया, क्योंकि 4 साल तक मेरा हासिल हुआ 77,520। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये सब में 80,000, whereas by 4 years आई हैव रिकवर्ड 77,520। उसके बाद 4 और 5 साल के बीच मेरा कहीं ना कहीं कुछ ये आमदनी 80,000 रिकवर होगा। तो मैंने क्या किया, देखो डिस्काउंटेड पे बैक के लिए 4 ईयर्स तो पक्का पकड़ लिया। मेरे को चाहिए कितना, 77,520, मतलब और चाहिए 2480, जबकि मेरा 6,400 इज द अल्टीमेट कैश डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज या प्रेजेंट वैल्यू। तो दैट डिवाइड बाय दैट करने से 4.39 ईयर्स आ गया। मतलब अगर हम लोग डिस्काउंट, देखो कितना रियलिस्टिक है, अगर हम डिस्काउंटेड पे बैक को कंसीडर किया तो मेरा 4.5 साल करीब लग जा रहा है
4.39 ईयर्स करीब लग जा रहा है टू रिकवर 80,000, वेयर जब मैंने ट्रेडिशनल पे बैक में किया था इट्स 2.7 ईयर, विच इज़ नॉट एट ऑल रियलिस्टिक। 5 साल बाद जो रुपया मिलने वाला है उसको आज हम वही अमाउंट पकड़ के चलेंगे तो हम सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। मतलब इट्स नॉट ए रियलिस्टिक कैलकुलेशन फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रादर फ्रॉम द फाइनेंस मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है रियलिस्टिक जहाँ पर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक डिफरेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स है टू जज अ प्रोजेक्ट। अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट होगा तो 2 प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पेबैक निकालने के बाद जिस प्रोजेक्ट का डिस्काउंटेड पेबैक जितना जल्दी होगा उसी प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए पैसा और हम लोग को चाहिए जल्दी पैसा, जल्दी रिकवर ऑफ आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट से होता है तो वन ऑफ द टूल्स, वन ऑफ द हम लोग ये इस पे पहुंच सकते हैं, आई मीन कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। इज नॉट द फाइनल कंक्लूजन, मतलब इस पॉइंट से हम लोग फाइनल कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते कि यही प्रोजेक्ट बेहतर है। और भी बहुत सारा टूल्स है जिसको कंसीडर करना पड़ेगा, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल्स बाय वे ऑफ विच वी कैन चूज अ प्रोजेक्ट। मतलब हम लोग एक पैरामीटर को खड़ा कर सकते हैं कि हाँ चलो भैया डिस्काउंटेड पेबैक इसका जल्दी है तो इस प्रोजेक्ट को लिया जाता है। तो इसके साथ साथ हम लोग और 2-3 टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसी साम से, क्योंकि इस प्रेजेंट वैल्यू, देखो मैंने ये लिखा प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज व्हाट ये जो टोटल मैंने किया इस टोटल को ऐड करते हुए जो आया, ये हम लोग बोल सकते हैं कि आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मतलब जितना सारा कैश इनफ्लो हुआ लगातार 5 साल में, इसका टोटल वैल्यू होता है आज के दिन में इतना। मतलब अगर हम ये टोटल 5 साल का कैश इनफ्लोज को अगर आज के वैल्यूज में कन्वर्ट करके लिखेगा तो मेरे पास इतना 83,920 रुपीज़ आना चाहिए टोटल कैश इनफ्लोज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। दिस आर ऑल प्रोजेक्टेड, बार बार हम बोल रहे हैं दिस आर ऑल प्रोजेक्टेड फिगर, नॉट द श्योर शॉर्ट फिगर, बिकॉज अभी तक ये बिजनेस चालू ही नहीं हुआ। बिजनेस चालू होने के पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है ये सब जो जज करने के लिए। तो हम लोग जज करके देखा है कि आज के वैल्यूज़ में इस प्रोजेक्ट से 83,920 रुपीज़ का प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेक्स्ट टूल्स बोल सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट को मेजर करते हैं कि प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। मतलब ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना वो प्रोजेक्ट अच्छा है। ये रेशियो ज़्यादा होने का मतलब क्या है, आइदर कैश इनफ्लोज बहुत ज़्यादा है या कैश आउटफ्लोज बहुत कम है। दैट मीन्स देयर हैव टू बी अ लार्जर गैप बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। सिंपल बात है, अगर बहुत ज़्यादा गैप है मतलब मेरा बहुत अच्छा कैश इनफ्लोज हुआ अगेंस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लोज हम लोग बोल सकते हैं। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि दैट वी नो व्हाट इज दैट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मतलब आज के दिन में हम उस प्रोजेक्ट में कितना रुपया लगा रहे हैं वो तो हम लोग को मालूम है 80,000। तो हमने क्या किया, इधर देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 83,920 divided by 80,000 will give you, this is the ratio, this have to be more than 1, this have to be more than 1 and जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, बट हैव टू बी मोर देन 1। नेगेटिव या इक्वल टू 1 ज़्यादातर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इक्वल टू 1 मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतना ही मेरे पास आया, तो क्या फ़ायदा बिजनेस करके, इसलिए हैव टू बी मोर देन 1। तो प्रॉफिटेबल इंडेक्स और एक टूल्स है हम लोग देख लिए इसी साम से, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने एक ही साथ दिखा दे रहा कि दिस इज द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इसको हम लोग एनपीवी बोलते हैं, काफ़ी बार हम लोग ये बोलते हैं सब में एनपीवी। ये एनपीवी मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होता है, दिस इज जैसे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या देखा था, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो क्वाइट ऑब्वियस ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि दिस बिजनेस इज डैशिंग बिजनेस, डूइंग वेरी गुड और यू विल बी डूइंग वेरी गुड। नॉट आई कैन से दैट कि इज वेरी गुड, इट विल बी डूइंग वेरी गुड। अगर प्रोजेक्टेड फिगर में से अगर हम लोग के पास देखिए दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, विच मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्वाइट ऑब्वियस ये फिगर बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स हम लोग ये कैश इनफ्लोज ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इस बिजनेस से कैश इनफ्लोज जनरेट बहुत बढ़िया हुआ है। या अगर ये पॉइंट को हम लोग लेते नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है, क्योंकि हमने 80,000 का इन्वेस्ट किया, यू कैनॉट चेंज दिस इन्वेस्टमेंट फिगर। अगर एक मशीन का दाम है 80,000, यू कैनॉट बाई इट एट 50,000, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो यू हैव टू इन्वेस्ट 80,000, दैट मीन्स योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हैव टू बी 80,000, वेर यू कैन वर्कआउट इज दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जहाँ पर आप ज़्यादातर वर्कआउट कर सकते हो टू इंक्रीज या टू जनरेट मोर कैश ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ
बिजनेस। जैसे अगर 5 साल का पीरियड है तो इस 5 साल में जितना ज़्यादा हम लोग कैश इनफ्लोज जनरेट करेंगे उतना ये ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा होता है तो ये भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स एनपीवी इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन दिस माइनस दिस। इन दिस केस इट इज़ 3920। ये सब में ये आया। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। अगर ये जिस प्रोजेक्ट के लिए मतलब अगर हम लोग दोनों प्रोजेक्ट मेजर कर रहे हैं तो जिस प्रोजेक्ट में एनपीवी ज़्यादा है, सिंपल बात है, वही प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ये है ये सम का जो है मैटर। तो हम लोग देख लिया एक सम में 3-4 एस्पेक्ट को डिस्कस करते हुए कि कैसे कैसे हम लोग उस पार्ट को करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम में जाएंगे। नाउ सम नंबर 18 इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मेरा मैथ का सम नंबर 18 है। जिन लोग के पास मैथ नहीं है वो लोग दे कैन फॉलो द सम थ्रू द स्क्रीन। तो देख लीजिए इधर भी ये सम में यही मसाला है। तो अल्टीमेटली ये समय क्या बोला गया? ये समय बोला गया कि एक प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब 5 और 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। एक लंबा कैलकुलेशन दिया हुआ है और साथ ही साथ 4 साल का ये अर्निंग। देखो मैंने लिख दिया इधर ऑलरेडी, ये थोड़ा जगह छोड़ते हुए लिखा क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ चाहिए मेरे को। और इधर निकलने के लिए क्या बोला गया? कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब ये सब में आप लोग को एनपीवी निकालने बोला है। एनपीवी, तो एनपीवी निकालने का मतलब होता है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग अभी अभी डिस्कस किया। मेरे स्क्रीन में ऊपर में ही लास्ट सम का सॉल्यूशन इधर दिख रहे हैं। एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब मेरे को डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज का जो कॉलम है उसको बनाना पड़ेगा। देखो मैंने वहाँ तक ही बनाया, दिस कॉलम इज यूजलेस इन दिस सम। ये तब चाहिए, हम ये काट नहीं रहे, हम इसको गोल कर रहे हैं इधर। देखिए ये पार्ट, दिस पार्ट इज रिक्वायर्ड अगर पे बैक पीरियड निकालने बोलते हैं। देखिए मैंने गोल किया इस पार्ट को, दिस पार्ट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो वाला पार्ट, ये कॉलम ये तब चाहिए जब पे बैक पीरियड निकालने बोलते हैं। हमने इधर निकाल के रखा था, बट अगर बाई चांस पे बैक नहीं बोलता है तो ये पार्ट निकालने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक करने से ही चलेगा। तो ये सब में आप लोगों को एनपीवी निकालने बोला। एनपीवी के लिए हमको चाहिए कैश इनफ्लोज, एज सिंपल एज दैट। बट मेरे पास इधर है दिया हुआ है अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इधर अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। इंटरेस्ट का कोई फैक्टर इधर है नहीं क्योंकि इंटरेस्ट इधर कुछ लोन लिया हुआ नहीं है, तो इंटरेस्ट का कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ डिप्रिसिएशन फैक्टर है। डिप्रिसिएशन को कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्टली डिप्रिसिएशन सम में नहीं अवेलेबल होगा, आप लोगों को निकालना पड़ेगा। कुछ हिडन होता है सम में, और इस लेवल का सम में तो हिडन होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज थर्ड ईयर लेवल सम्स वेयर यू कैनॉट फाइंड आउट दैट, यू कैनॉट गेट द इन्फॉर्मेशन इजीली। सो फॉर दिस डिप्रिसिएशन निकालने के लिए वो इस सम में, माय गॉड, ये सम में तो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। ये सम में कोई सम में ऐसे डिप्रिसिएशन नहीं होता तो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रीवियसली भी हम लोग देखा था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम लोग को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, बट ये सम में इट्स बिन गिवन, ये सम में इट्स ऑलरेडी बिन गिवन। 1 मिनट। तो इधर डिप्रिसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला है? डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला इस सब में तो बॉस डिप्रिसिएशन दिया हुआ था। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कैलकुलेटेड द डिप्रिसिएशन। सुनो, चलो कोई बात नहीं है, हमने डिप्रिसिएशन इधर कैलकुलेट किया। नथिंग इज बीन गिवन, सो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने अप्लाई किया, बट अनफॉर्चुनेटली डिप्रिसिएशन दिया हुआ था ये सब में। तो आप लोग क्या करोगे, यही डिप्रिसिएशन लेके कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट ए बिग मिस्टेक। एक्चुअली क्या है कि हमने डिप्रिसिएशन पार्ट को इधर, ये जो डिप्रिसिएशन पार्ट इज ऑलरेडी गिवन इन द सम, इसको हमने कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया कंसीडर? बिकॉज हमने ये दिखाया आप लोगों को कि बाई चांस अगर डिप्रिसिएशन नहीं होता है तो क्या होगा, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए मैंने ये करके दिखाया आप लोगों को। देखो डिप्रिसिएशन ये सम में ऑलरेडी इज बीन गिवन, हमने गिवन फैक्टर को इधर नहीं लिया, इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अगर दिया हो रहेगा तब तो हम लोग डिप्रिसिएशन वही लिखेंगे जो दिया हो रहेगा। ध्यान से मेरा बात सुनो, अगर डिप्रिसिएशन इज बीन गिवन इन द सम देन वी हैव टू राइट दैट डिप्रिसिएशन व्हिच इज बीन गिवन इन द सम ओवर हियर। बट ये अगर बाई चांस सोचिए डिप्रिसिएशन नहीं होता ये सम में, तब क्या करते? तब डिप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते? देखिए इधर दिया हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 2,50,000। वर्किंग कैपिटल का हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट में नहीं लेते। 2,50,000 माइनस, देखिए स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इज 40,000, तो मैंने माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आ गया 52,500 विच इज टेकन टू बी द डिप्रिसिएशन एवरी ईयर। तो देखो मैंने वही लिखा डिप्रिसिएशन, और उसी हिसाब से मैंने सम को करते गया।
सो हमने क्या किया, इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स में से डिप्रिसिएशन को लेस करते हुए, टैक्स लेस करते हुए जो अल्टीमेटली आया उसको हमने इधर लिख दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स लिख दिया मैंने डायरेक्टली। तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन इधर डायरेक्टली किया, आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हुए लिख सकते हो। एग्जाम में भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्टली, बिकॉज आपको क्या करना है इसमें से बेसिकली यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज आउट ऑफ दिस प्रॉफिट यू हैव टू डिडक्ट दिस डिप्रिसिएशन, जो आएगा उसमें से आप लोग टैक्स लेस करना पड़ेगा, टैक्स लेस करने से जो आएगा दैट विल बी इतना अमाउंट। तो हमने क्या निकाला, हमने डिप्रिसिएशन फैक्टर को इधर निकाला। I have not considered the depreciation which has been given in the sum, because अगर वो दिया हो रहेगा तो वही लेना पड़ेगा। बार बार हम बोल रहे हैं ये सम में अगर मैथमेटिकली बोलोगे तो दिस सम इज रॉन्ग, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द डिप्रिसिएशन विच इज बीन गिवन इन द सम। बट हमने इंटेंशनली नहीं लिया, इसीलिए क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए कि बाई चांस अगर डिप्रिसिएशन नहीं होता सम में तो कैसे उसको कैलकुलेट करते और कैसे उसको लिया जाता है। तो मैंने वही डिप्रिसिएशन लिया जो मैंने खुद कैलकुलेट किया। बाकी आप लोग अगर ये सम को एग्जाम में करोगे तो जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ उसी को इधर लिखते जाओगे, तो फिर अल्टीमेटली द कंसेप्ट इज सेम, ऐड करना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख के आ गया, ईएटी लिखा मैंने, ईएटी के जगह हम लोग पीएटी भी कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कर सकते हैं, मैंने लिख दिया। देखिए सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैंने क्या किया, कैश इनफ्लोज को ऐड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैंने डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस कर दिया, आ गया मेरा कैश इनफ्लोज, दिस प्लस दिस कर दिया, आ गया कैश इनफ्लोज, दिस प्लस दिस कर दिया कैश इनफ्लोज, आ गया दिस प्लस दिस कैश इनफ्लोज। उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, 12% का डिस्काउंट फैक्टर बोला है। कहीं ना कहीं आप लोगों को मैड में 12% का डिस्काउंट फैक्टर मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो हम एक फार्मूला आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिख के रख दीजिए। देखिए ये फार्मूला है, कैलकुलेटर में यूज़ कीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, ये कीजिएगा, जो भी फिगर आएगा वो होगा फर्स्ट ईयर का डिस्काउंट, इक्वल टू कीजिएगा, फिर दूसरा साल का आ जाएगा, फिर इक्वल टू कीजिएगा, थर्ड ईयर का आ जाएगा, फिर इक्वल टू कीजिएगा, ये आएगा। एक बार आप लोग तुरंत चेक करके देख सकते हो, ये 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, मतलब उसी को हम लोग इंटरेस्ट रेट पकड़ के उसकी हम लोग डिस्काउंट फैक्टर लेके चलेंगे, तो इधर 12% फैक्टर है, तो 12% फैक्टर का क्या करेंगे, 1/1.12। अगर सोचो 10% फैक्टर होता तो 1/1.1 होता, अगर 20% फैक्टर होता तो 1/1.20 होता। तो ऐसे करते करते 1/1.12 करने से आपका फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, सेकंड ईयर का आ जाएगा, इक्वल टू दबाएंगे तो सेकंड ईयर का आ जाएगा, फिर इक्वल टू दबाएंगे थर्ड ईयर का आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्काउंट फैक्टर। सो चले, डिस्काउंट फैक्टर नहीं भी दिया रहेगा तो कुछ भी बड़ा इशू नहीं है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल दीजिए, और मेरा प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आया 343,718। देखो यहाँ पर भी वही फिगर था, बट हमको ये कॉलम का जरूरत नहीं है, हमने ये ऐड करके 343,718 निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमने फोर्थ ईयर में कुछ गड़बड़ किया। फोर्थ ईयर में देखिए दिस प्लस दिस करने से ये नहीं आएगा, 52,500 सॉरी दिस प्लस दिस मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस 52,500 करने से मेरा ये फिगर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, कैश इनफ्लोज ऑन फोर्थ ईयर विल बी, मैंने कैलकुलेट किया अलग से। क्या कैलकुलेट किया, देखिए ये सब में कैश इनफ्लोज तो है ही, कैश इनफ्लोज कितना होगा, कैश इनफ्लोज 99, दिस देखिए अगर दिस प्लस दिस कीजिएगा तो आएगा आपका 99,750। देखो मैंने वही लिखा 99,750, नॉर्मल फिगर में वही होना चाहिए था, बट उसके साथ मैंने प्लस किया 40,000 प्लस किया 70,000। क्यों किया, क्योंकि देखिए ये सब में एक चीज़ दिया हुआ है कि 40,000 का जो स्क्रैप वैल्यू है वो रियलाइज हो चुका है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और वर्किंग कैपिटल जो था वो भी रियलाइज हो गया। वर्किंग कैपिटल कितना था, वर्किंग कैपिटल था देखिए 60,000 था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और सेकेंड ईयर में 10,000 मैंने और इन्वेस्ट किया था। तो मैंने क्या किया, दिस 99,750 प्लस 40,000 प्लस 70,000, इसमें मैंने कैलकुलेशन तो वही मैंने किया। देखो कैश इनफ्लोज मैंने प्लस स्क्रैप प्राइस, स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, मतलब लास्ट ईयर में मेरा स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो गया, दैट कम्स टू 40,000, और वर्किंग कैपिटल मैंने जो इन्वेस्ट किया, देखिए इनिशियल स्टेज पे मैंने 60,000, सबको फॉलो कीजिए, 60,000 का वर्किंग कैपिटल फॉलो किया था, और 10,000 का वर्किंग कैपिटल दोबारा मैंने सेकंड ईयर में लगाया था, तो 60 प्लस 10 70, ये पूरा वर्किंग कैपिटल रियलाइज हो जाता है। हमें इधर एक चीज़ बता दें कि ये समय दिया हुआ है कि वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल। किसी भी सम में अगर कोई भी वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है और अगर कुछ रिकवर के बारे में नहीं बोला जाता है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सम में तो 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो 4 साल के एंड में ऑटोमेटिकली वो वर्किंग कैपिटल रिकवर होगा ही होगा, चाहे वो सम में दे या नहीं दे। ये सम में बोल दिया गया
लास्ट लाइन में देखिए सम का, वर्किंग कैपिटल विल बी रिकवर्ड इन फुल। अगर इफ इन एनी सम इट्स बी नॉट गिवन अबाउट द वर्किंग कैपिटल वेदर इट इज रिकवर्ड और नॉट, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली एज्यूम करना पड़ेगा अगर वो सम में कोई भी वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ एट एनी स्टेज ऑफ द बिजनेस, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे हो, चाहे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, वॉट एवर इट इज, दैट हैव टू बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब वर्किंग कैपिटल ऑलवेज इज रिकवर्ड। तो लास्ट ईयर का कैश इनफ्लोज में हम लोग उस वर्किंग कैपिटल को ऑलवेज ऐड करेंगे। तो इस केस में स्क्रैप वैल्यू ऐड करने के बाद 2,09,750 आया। देखो मैंने वही लिखा 2,09,750 मैंने उसको लिखा, उसके बाद मैंने उसको डिस्काउंटेड फैक्टर किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। मैंने लिखा नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इधर हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इधर एनपीवी निकालना है। तो हम मेरे पास एक रिजल्ट तो आ गया, देखो दिया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मैंने इधर लिख दिया। वैसे फॉर्मूला में क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, सॉरी नॉट नेट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज 3437 निकाल लिया हमने। और वो कैसे किया हमने डिटेल डिस्कस किया अभी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज क्या होगा, इनिशियल स्टेज पे मैंने 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, देखिए वो लिख दिया, प्लस 60,000 का उसी दिन, मतलब इनिशियल स्टेज पे, मतलब आज के दिन में हम 60,000 इन्वेस्ट किया था। आज के दिन में जिस दिन हम 2,50,000 इन्वेस्ट किया था, मतलब प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं आप। आज के दिन में हम 60,000 इन्वेस्ट किया था, बट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने 10,000 का इन्वेस्ट किया था। वो अगर हम आज के दिन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 10,000 इंटू 0.797। अगेन सेम थिंग, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम आज के दिन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज का वैल्यू चलेगा। जैसे हमने 2,50,000 और 60,000 आज के दिन में इन्वेस्ट किया था तो उसको मैंने डायरेक्टली ले लिया, पर 10,000 हम 2 साल बाद जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 साल का जो डिस्काउंट फैक्टर था, देखिए सेकेंड ईयर का जो डिस्काउंट फैक्टर है 0.797, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट सिंस दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन सेकेंड ईयर, सो ये तीनों को ऐड करने के बाद आया 3,17,970 और उसके बाद दिस माइनस दिस करने से मेरे को आ गया आपका एनपीवी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी और एक इंपॉर्टेंट सम में जा रहे हैं हम लोग, सम नंबर 21 आप लोग स्क्रीन पे फॉलो कर रहे हो जरूर, मैट होगा तो मैट से फॉलो कर सकते हो आप लोग। और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम, इधर एनपीवी निकालने बोले, ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी जो हम लोग लास्ट क्लास में अभी अब देखा, वैसे ही उस हिसाब से मैंने सॉल्व करते गया। आप लोग सॉल्यूशन को गौर कीजिएगा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स दिया हुआ, इधर मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, द वे आई हैव टोल्ड यू। डेप्रिसिएशन मैंने ये सम में निकाला, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। तो इधर 10 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख स्क्रैप है, उसको माइनस करते गया और अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन आते गया। तो डिप्रिसिएशन आते गया, बट फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में देखो डिप्रिसिएशन मैंने 2,60,000 लिखा, 1,60,000 के बजाय 2,60,000, क्योंकि फोर्थ ईयर थर्ड ईयर एंड में मैंने 2 लाख रुपये का और इन्वेस्ट किया एज पर द सम। तो अगर थर्ड ईयर में 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो चौथा फिफ्थ ईयर में और 1-1 लाख का डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख का जो इन्वेस्ट मैंने किया था उसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो उस हिसाब से 1 लाख का और डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 1,60,000 में 1 लाख ऐड हो जाएगा, 2,60,000 आ जाएगा। उसके बाद जैसे द वे आई हैव डन इन द लास्ट सम, द सेम उपाय से हमने ये सम को करते गया। आप लोग जस्ट फॉलो कर दी, आप लोग जस्ट सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए। The way I have solved the sum, just follow the solution and you are supposed to do in this manner. So आज क्या important 3 sums ये जो हम लोग किया, इसको गौर से देखिएगा, गौर से इस स्पीच को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एक्सप्लेनेशन के ऊपर गौर कीजिए। अगर किसी भी तरह एक्सप्लेनेशन में आप लोग को प्रॉब्लम होता है, एट एनी कॉस्ट आप लोग व्हाट्सअप कीजिए या मैसेज कीजिए मेरे को या फ़ोन कर लीजिए, हम आप लोगों को फिर ओवर द फ़ोन हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हमको लगता नहीं है, आई होप कि ये वीडियोस को ध्यान से सुनने के बाद किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर, नॉट होप, आई एम श्योर दैट कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आप लोग बार बार ये वीडियो देख सकते हो, बार बार ये एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो, और सुनने के बाद आप लोग अल्टीमेटली यू कैन रीच अप टू दैट लेवल वेयर दिस चैप्टर इज विल बी एट अ क्रूशियल जंक्चर यू कैन से, बिकॉज ये लास्ट केसेस हम लोग देख रहे हैं और एक केस बाकी है, टूल्स बाकी रह जाएगा, बट दिस इज वन इंपॉर्टेंट केसेस हम लोग किया। आज हम लोग 2-3 जो इंपॉर्टेंट केसेस किया, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस किया। ये सब चीज़ डिस्कशन को सुनते जाइए, दोबारा फिर दूसरा क्लास में और एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेके। बट टिल देन हैव ए गुड डे, बी एट योर होम एंड स्टे सेफ विथ योर फैमिली। गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।